हाँ दिलीप भाई। थैंक यू विजय भाई। आवाज मेरी क्लियर है? एकदम क्लियर है। दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम दिलीप है। हाँ दिलीप भाई। हाय हाय हाय। आज भगवान की असीम कृपा है, आप सभी के साथ है और एक आध मार्गदर्शन। यही कारण है कि मैं शराब का जहरीला घूंट अभी तक नहीं लिया और मैं खुश हूँ। खुश होने का मतलब सब कुछ ठीक ठाक है ऐसी बात नहीं है। खुश होने का मतलब केवल इतना है कि कल से बेहतर जिंदगी जीने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है, जैसे कि अभी हमारे ओल्ड टाइमर है, उन्होंने बताया सुधीर भाई ने कि भाई ऐसा कोई खास इसके बारे में लिटरेचर लिखा नहीं है, लेकिन मैं मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट पे जाता हूँ। मेरे अनुभव से ये सब्जेक्ट मैं शेयर करने वाला हूँ। और जो भी मैं कुछ आज तक आप लोगों से सुना, पढ़ा, समझा, इसी के ऊपर में मैं अपने अनुभव करने वाला हूँ। तो मैं ड्रंकालॉजी में नहीं जाऊंगा और लाइफ स्टोरी में भी ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप को ब्रीफ कर देता हूँ। और मेरा अच्छा पढ़ाई वगैरह ठीक ठाक हो गया था, शादी वादी ठीक ठाक हो गई थी और बच्चे, एक दो बच्चे भी हो गए थे और काम धंधे भी बड़े अच्छे थे। और बाद में शराब आ गई हाथ में। शराब आने के बाद में कुछ साल तक मैंने बड़ा अच्छा किया। तो पैटर्न बताते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस 5 प्रकार के, उसमें मैं 4 पैटर्न में रहा। यानी सोशल ड्रिंकर, ऑकेजनल ड्रिंकर, प्लानर ड्रिंकर और कंट्रोलिंग ड्रिंकर। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आखिर का पड़ाव था, मैं 5वें पैटर्न में आ गया। अल्कोहलिक का जो 5वां पैटर्न बताया, कंपल्सिव ड्रिंकर। तो भाई अभी घर में कौन बीमार है, कौन हॉस्पिटलाइज है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई लेना देना नहीं, काम धंधे नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। कि भाई जस्ट आई वांट टू ड्रिंक, अदरवाइज आई कांट डू एनीथिंग। केवल और केवल डिपेंडेंसी ऑन अल्कोहल, इसके चलते सब कुछ मेरा तहस नहस होना चालू हो गया। और सबसे पहले मेरे कुछ साइट थे, 5-6 साइट थे, डिफेंस, रेलवे, डब्ल्यूसीएल माइल में एक एक जाना चालू हो गया। और मैं नॉन स्टॉप शराब पीने लगा। तो वो शाम का मामला नहीं था, ना ही दोपहर का। मैं पैटिया 3 बजे से शराब पीता था। तो इसके चक्कर में मेरे काम वगैरह पूरे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए और मेरी जिंदगी पूरी बिखर गई। और मेरे आखिरी का एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें भी मेरे पैसे एक लाखों रुपए चले गए। 18-19 लाख रुपए मेरे फॉरफिट हो गए। और फिर मैं एकदम रास्ते पे आ गया। आए दिन घर में भी पैसे नहीं होने के कारण घर में हमेशा कलह रहता था। एक बार मिसेस ने जहर भी पी लिया और जहर पीने के बाद में भी मैं उसको मिलने नहीं गया। मतलब ये किस प्रकार की मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट और नेचुरल डिजायर, ये प्रवृत्ति मेरी कैसी बन गई थी, मेरा कैरेक्टर कैसा बन गया था, मेरे चरित्र कैसा बन गया था और मेरी महत्वाकांक्षा किस प्रकार की बन गई थी कि एक औरत देखने में ठीक ठाक उम्र 30-32 साल की, 2 बच्चे हैं, उसको उस बात का मलाल नहीं है कि अगर वो सुसाइड करेंगी तो ये दोनों बच्चे रास्ते पे आएंगे, भीख मांगेंगे, यतीम होंगे, उसका उसको कोई मलाल नहीं। मैं अपने आप को दोषी ठहरा नहा नहीं रहा हूँ बावजूद। उसके बाद में मेरे ससुरे, मेरे मिसेस के पिताजी का डेथ हो गया, वो भी शराब से मर गए। फिर उसके बाद में मेरा साला भी डेथ हो गया, अननेचुरल डेथ, 35 साल में चला गया। बावजूद मैं नहीं मान रहा हूँ कि मुझे कोई इस प्रकार की बीमारी है या मैं ऐसा लकी हूँ या मैं ऐसा एडिक्टिव पर्सनैलिटी है। क्योंकि ये था झूठा घमंड और ज्ञानी होने का भ्रम, डिनाइल पास। ये चीजें मुझे लेके डूब गई। का आ गया था कि मेरा घर में, मेरा परिवार में गया। और नहीं करना तो आपसे हो रही है, तैयार नहीं। इसका बेसिक रीजन था राजा बेबी, किंग बेबी सिंड्रोम। राजा, दूंगा मैं सब्जेक्ट पर। तो
वो भी निकल गई, घर भी गया, घर मालक ने भी भगा दिया, अब भाई ने भी भगा दिया, बहन ने भी भगा दिया। अब करना क्या है? तो 1 साल तक मैं डिप्रेशन में रहा। ऐसा डिप्रेशन था कि भाई अपने आँख के सामने अपनी मौत को देखना है। और फिर 5-6 महीने में घाटों में रहा। ये अवस्था होने के बाद में भी मैं अपने आप को शराबी नहीं मान रहा हूँ। मैंने डिप्रेशन में चल रहा जब टाइम वंडरिंग हेयर एंड देयर लाइक एनिमल। अवस्था ऐसी हो गई थी मेरी वाली कि कहाँ दिन में किधर जाना, कहाँ नहाना, किधर। वो घाटों में रहने लगा। वहां ना ब्रश हो रहा था, ना कटिंग, ना कोई कपड़े, मतलब पूरी बदबू आ रही थी। ये अवस्था होने के बाद में भी मेरा हमन टूट नहीं रहा, मेरा अहंकार टूट नहीं रहा, मेरी अकड़ नहीं जा रही है कि भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है। जबकि पूरी तबाही और बर्बादी हो गई है, जिंदगी बिखर गई है, परिवार जा चुका है, काम धंधे जा चुके हैं, और मैं नॉट समझ डेथ। सिंपल लैंग्वेज में नॉट समझ डेथ का मतलब होता है एक अच्छे खासे घर से रोड पे आना। रोड पे आने के बाद में भी मैं अपने आप को शराबी नहीं मान रहा हूँ। ये किस प्रकार की मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट और ये नेचुरल डिजायर है, समझ में ही नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास में लेके जा रहे थे, वहां साइकेट्रिस्ट के लॉकअप में रखे, वहां डॉक्टर ने मेरे को इलेक्ट्रिकल के शॉक दिया, हेवी डिग्री वाले। बावजूद में वहां से निकलने के बाद में भी शराब पी रहा हूँ। अभी ऑपरेशन की बात हो गई, सुधीर भाई बता रहे थे, मेरा भी एक ऑपरेशन हो गया था नशाखोरी में। मेरे को 8 से 9 टाके लगे थे पेट में, शराबखोरी में। ऐसा एक भयानक चीज हो गई थी मेरे पेट के अंदर में कि मैं बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे। वो निकालना पड़ेगा बोले डॉक्टर। और उसने बता दिया था कि भाई बोले अभी तुम शराब पियोगे तो मर जाओगे। मैं जब 15 दिन के बाद में टाके निकालने गया, उसके बाद में तुरंत टाके जैसे निकले, वो पूरे ताजा टाके थे। बावजूद में पहले बियर बार भी घुसा। ये क्या पागलपन है? ये किस प्रकार की मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट और नेचुरल डिजायर है, समझ में नहीं आ रहा था। मतलब शराब रोकने के लिए प्रयास हो चुके थे। रिहाब सेंटर में रहा हूं मैं 100 दिन। बावजूद बाय नेचर डिसऑनेस्ट, बाय नेचर इनकैपेबल, पूरी बेईमानी से वो सेंटर में बताया कि भाई एक ही मीटिंग में जाना। मैं बड़े मुश्किल से 2-2.5 महीने रुका और मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे भाई बीमारी की समझ गई, रिकवरी समझ गई, हाउ समझ गया, मैं अध्यात्म समझ गया, 12 कदम समझ गए। यानी ये ज्ञानी होने का भ्रम मेरे अंदर में है। उसके बाद में पूरा तबाही, चारों तरफ देख रहा हूँ तो एक अच्छा खासा नाम और समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में। लेकिन बाद में ऐसा मेरा जिंदगी का तमाशा हो गया कि कोई नहीं पूछ रहे मुझे, कोई नहीं पूछ रहे। जिसको फोन लगा रहा हूँ नहीं, बोले तुमको तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे बोले तुम्हारे घर वाले से, उनको फोन दो बोले। मैं बोलता था मेरा बच्चा बीमार है, मेरी लड़की बीमार है, हॉस्पिटल में है। ये सब मैं ड्रामे करता था, लेकिन मानने को तैयार नहीं कोई भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि ये आदमी बहुत ही आखिर के कगार में है, जाने जाने वाला है किसी समय में। ये सब कुछ खुले आंखों से देख रहा हूँ। मैंने अभी एक बात बताया कि रिपीट भी किया है, दूसरा मेरे सामने मर गया शराब से। मेरा साला जवान 35 साल में मर गया, फिर भी मैं अपने आप को शराबी मानने को तैयार नहीं हूँ। ये किस प्रकार की मेरी प्रवृत्ति बन गई थी, किस प्रकार का मेरा एम्बिशन था, और ये किस प्रकार का मेरा कैरेक्टर बन गया था। अपने आप को मान ही नहीं रहा हूँ कि मुझे कोई शराब का प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। ये चली जर्नी, और आखिर का पड़ाव ऐसा आ गया फिर वो 1 साल डिप्रेशन, 5-6 महीने घाटों में रहना। और आखिर का पड़ाव ऐसा आ गया कि भाई अभी जिंदा रह के करना क्या है, क्योंकि सब कुछ छोड़ के चले गए, कुछ नहीं बचा था। मिसेस ने बोल दिया था कि भाई 4 बंगले पे काम करूंगी, लेकिन कसाई के पास में दोबारा नहीं होंगी। कसाई क्यों बोला था? उसके दिन एक साड़ियाँ काट डाला था। अब वो दारू का क्या संबंध है साड़ियाँ काटने से? ये मेरी जो स्कल है यानी खोपड़ी, वो काम ही नहीं कर रही थी। उसने डायरेक्ट बोल दिया था मैं 4 घर के बंगले पे काम करूंगी बोले, लेकिन तेरे पास में नहीं रहूंगा बोले। तू कसाई आदमी है बोले, इंस्ट्रूमेंट था बोले, तेरे हाथ में औजार था बोले, मेरे गले को चिपकाया, मुझे बोले रहना नहीं है तेरे साथ। दोस्तों आखिरी का पड़ाव ऐसा आ गया कि मुझे कमिट टू सोसाइटी। अभी जिंदा रहेंगे करना क्या है? चारों तरफ देख रहा हूँ तो गधा छोड़ा मेरा जिंदगी, शराब पीने का नाम नहीं ले रही है,
और रिश्ते पूरे खराब हो चुके थे, कोई कुछ नहीं रहा। ऐसे सूरत में घूमते चले गए। अभी करना क्या है, एक ही उपाय है। एक नशेड़ी को जो विचार आते हैं वो मुझे आ गया कि भाई अभी जिंदा रह के कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं जिंदा रह के। अभी मुझे सुसाइड करो। डेट फिक्स हो गई, तारीख फिक्स हो गई, महीना फिक्स हो गई, 20 जनवरी 2017। 8 दिन से मेरे मन में कोई विचार, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिल्यूजन, पूरा सर मेरा फटा था। कंप्लीटली डिप्रेशन में गया था मैं। एंग्जाइटी वो मैंने इस तरह पागल था। यार मेरे भाई में काम पहचान था मुझे, उसको थोड़ा सी जीप कर वो जानता था कि मेरी जगह जा तो करीब बेस करवा रहा है। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही दिलीप भाई। हेलो, हेलो। नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ कम रही? आ रही है आवाज। हेलो। हाँ, नहीं आ रही आवाज? कम आ रही है, कम आ रही है। अभी आ रही विजय भाई? थोड़ा स्पीकर। हाँ अभी आ रही है। अभी आ रही? हाँ हाँ हाँ। जी, थैंक यू। तो आखिरी का थोड़ा पड़ाव आवाज। ऐसा था कि हाँ 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 हाँ। लेट निकाल दो बंगा लेट। अजी कुछ बोले क्या? नहीं 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 नहीं। अच्छा, कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ कंटिन्यू। तो मैं ये बोल रहा था कि भाई लिटरेचर बेस्ड मीटिंग करवाने के लिए, बड़ी बेहतरीन से बेहतरीन मीटिंग करवाने के लिए पायनियर ग्रुप का मैं भूल गया था। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और आभार मानता हूँ कि मेरे अनुभव शेयर करने के लिए आपने मौका दिया, ये मैं भूल गया था। तो आखिरी का जो वही पड़ाव था कि बस वो मीटिंग में गया मैं, और मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि कौन चेयरमैन थे या क्या सब्जेक्ट थे, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन वहां मुझे बोला कि भाई तुम आते रहो, हमारा अच्छा हो गया, आपका भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों वहां से मेरी जर्नी चालू हो गई, और जर्नी चालू होने के बाद में मैं निरंतर मीटिंग में आना चालू कर दिया। 90 दिन में आपने बोला था, 90 दिन में मैंने 250 अपना 250 के ऊपर मीटिंग कर लिया, सुबह दोपहर शाम। मैंने अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने थोड़ा लिटरेचर वगैरह मुझे देते थे तो मैं पढ़ता था, वहां लिखा था कि भाई कॉम्प्रोमाइज इज द एनिमी ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम। अल्कोहलिक सेंस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, और इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ में अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ तो मैं दुश्मनी मोड़ रहा हूँ। तो मैंने 90 दिन में 250 के करीब मीटिंग कर लिया। धीरे धीरे मेरा पागलपन कम होने लगा और मुझे परिवार लगने लगा। दिन भर अपने काम धंधे में रहता था। बाद में 3 मीटिंग नॉन स्टॉप, सुबह दोपहर शाम। और बाद में स्पॉन्सर भी किया 3 महीने के बाद में, और अपनी पूरी कुंडली उसके सामने मैंने रख दिया कि भैया बोला सब कुछ चला गया है मेरा, सब कुछ जल गया है मेरा, मेरे पास में कुछ भी नहीं। मीटिंग होने के बाद में कहाँ सोऊंगा इसकी गारंटी नहीं। तो दोस्तों उन्होंने बोला मुझे तुम आते रहो, बोले सब ठीक ठाक हो जाएगा, बोले बस मीटिंग नहीं छोड़ना। दोस्तों धीरे धीरे मीटिंग करने लगा, अलग अलग सब्जेक्ट सुनने लगा, और निरंतर आप लोगों के कांटेक्ट में रहा। और रहते रहते ये समझ में आ गया कि भैया बीमारी बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि डॉक्टर विलियम डी स्मिथ ने बताया कि देर इज नो केमिकल सॉल्यूशन टू ए स्पिरिचुअल मेलेडी। इस आध्यात्मिक बीमारी का रासायनिक उपाय नहीं है, केवल और केवल देर इज ए सोल्यूशन। हमारे बुक में लिखा है देर इज ए सोल्यूशन, केवल एक ही उपाय है, और वो है 12 प्रिंसिपल। 12 प्रिंसिपल यानी 12 तत्व, जो अल्कोहलिक साइंस के टूल्स है। दोस्तों ये जर्नी चालू हो गई। जर्नी चालू होने के बाद में फिर प्रोग्राम को मैंने फॉलो करना चालू किया कि भाई मेरी मैं बाकी लोगों के समान क्यों नहीं पी सकता हूँ,
बाकी लोग तो ठीक ठाक पी रहे हैं। मेरे घर में दोनों भाई है, वो भी पीते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ही प्रॉब्लम क्यों है? तो यहाँ निरंतर आते रहने से, निरंतर सुनते रहने से, नए नए सब्जेक्ट सुनते रहने से ये पता चला कि भैया जब तक मेरी सैनिटी रिस्टोर नहीं होगी तब तक मेरा ऑब्सेशन लेफ्ट नहीं होगा। दूसरा कदम, सैनिटी रिस्टोर हुए बगैर मेरा ऑब्सेशन लेफ्ट नहीं होगा, ये दूसरे कदम में बताया। और पहला कदम बोलता है मुझे, भैया तू सरेंडर हो जा, पावरलेस मान। ये कैसा मालूम है? एक शराबी के अंदर में घमंड रहता है कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाला, अपनी मर्जी की जिंदगी जीने वाला, सिंगल डायमेंशन में जीने वाला, वो आदमी कैसा क्या सरेंडर करेंगे अपने आप को? और ये प्रोग्राम जा रहा है मेरे विचारों के अगेंस्ट में, पूरे 12 के 12 कदम मेरे विचारों के अगेंस्ट में जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि भैया हर कदम में तेरे को झुकना है भाई, बहुत हो गया अभी तक, सेल्फ विल रन राइट, अभी झुकना ही पड़ेगा। तो एक शराबी तो झुकना चाहता ही नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि मैं पावरलेस अपने आप को कैसे मानूं, और सरेंडर की बात कर रहे हैं, मैं कैसे सरेंडर हूं? लेकिन ये प्रोग्राम ने मुझे सीधा कर दिया, सीधा कर दिया, टेढ़े आदमी को सीधा कर दिया। और फिर स्टेप वर्क चला। स्टेप वर्क में समझ में आ गया कि भैया मेरा मसला शराब नहीं है। आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग, आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी। मैं नशे का लती गुलाम लाचार बेबस मानसिक रूप से नहीं हूं, तो मैं किन चीजों का लती गुलाम लाचार हूं? वहां लिखा है कि आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी नॉट एक्सेप्ट। मैं मेरी वास्तविकता को दूर करता हूं, और उसमें नंबर 1 पे आता है ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ। आज का सब्जेक्ट, ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ। मेरा घमंड मेरी वास्तविकता को नहीं मानता। अब मेरी वास्तविकता क्या है? अब यहाँ से शुरुआत होता है आज का सब्जेक्ट, किंग बेबी सिंड्रोम। किंग बेबी सिंड्रोम का मतलब है एक राजा बच्चा। सिंड्रोम यानी लक्षण, उसके अंदर में लक्षण क्या होते हैं, और उसके बाद में मैं अपने रिकवरी में आऊंगा कि रिकवरिंग प्रोसेस में भी ये राजा बच्चे वाले जो नेचर है मेरे, ये कैसे उफान मारते हैं, और मैं कैसा ग्रुप में, घर में, जहाँ मेरे काम धंधे, वहां कैसी मैं तबाही करता हूँ। ये सारी चीजें मैं ढूंढने लगा अपने अनुभव से, खोजने लगा मैं अपने अनुभव से। और जैसे कि सुधीर भाई ने बताया कि स्पेशल कोई ऐसा चैप्टर नहीं बिग बुक में, हमारे लिटरेचर में, कि कोई किंग बेबी सिंड्रोम। ये आता है 12/12 में। 12/12 जब मैं पकड़ा हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक बिग बुक के साथ में जब स्टेप लेने के लिए, तो 12/12 में मैं जाता हूँ, तो यहाँ से शुरुआत होती है किंग बेबी सिंड्रोम की, क्योंकि वहां पे मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट है। बेसिक इंस्टिंक्ट में मुझे जाना पड़ेगा। अभी मेरी प्रवृत्ति कैसी थी, और मेरी नेचुरल डिजायर क्या है, मेरी आकांक्षा क्या है। तो यहाँ कुछ लक्षण बताए गए कि अल्कोहलिक से इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो शराब या नशा छोड़ने के बाद भी उनका तरीका, उनका व्यवहार कैसा रहता है, मेरे समान। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जिद्दी और खुद को सबसे खास समझने वाला एक बच्चे जैसा, एक 7-8 साल का बच्चा। हर रिक्वायरमेंट, हर नीड, हर डिमांड मम्मी पापा पूरे करते हैं, उसके अगेंस्ट में नहीं जाते बच्चे के। जैसे कि अभी बहुत ही शॉर्टकट में बड़ा अच्छा बताया सुधीर भाई ने। तो उसके मुख्य कुछ लक्षण भी है। ये किंग बेबी सिंड्रोम के लक्षण क्या है, तो मैंने थोड़ा सा 12/12 में देखा। वहां दिखा है कि भैया मैं ही सही हूँ। पहला लक्षण निकला मेरे सामने, एक इंग्लिश में शब्द है नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक का मतलब होता है सारी दुनिया गलत है और मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये भाव, ये पहला लक्षण निकल के आ गया कि मुझे नियम नहीं मानने पड़ेंगे। मैंने मेरे लिए अलग नियम है, यानी मेरे लिए अलग नियम है और लोगों के लिए अलग नियम है, लेकिन मुझे नियम मानने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं ही सही और मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये पहला 12/12 से मैंने थोड़ा पढ़ा, मैंने तो निकाला, और मेरे अनुभव से भी निकाला कि साला मैं ही सही, नार्सिसिस्टिक, मैं गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद में मेरा डिफेक्ट दूसरा निकला कि जल्दी गुस्सा आना या तानाशाही। मतलब छोटी बात पर चिल्लाना, नाराज हो जाना, और मेरी मर्जी चलनी चाहिए। तानाशाही, जल्दी गुस्सा, यानी मेरा रिएक्शन फास्ट हो जाता है। रिएक्शन फास्ट हो जाता है, मैं आर्गुमेंट करने लग जाता हूँ।
किसी के भी साथ में, फिर वो घर रहे, ये रहे, या फिर मेरे काम धंधे रहे। आर्गुमेंट करना मतलब तानाशाही, मतलब कोबरा बन के बैठने वाली बात। घर में भी कोबरा, ग्रुप में भी कोबरा, काम धंधे में भी कोबरा बन के बैठने वाली बात। तो किसी के ऊपर में भी जल्दी नाराज होना, क्योंकि मेरी बंदी चलनी नहीं चाहिए ना। और दूसरा चिल्लाना, छोटी छोटी बात पर चिल्लाना, छोटी छोटी बात पर चिल्लाना। इस प्रकार का मेरा ये एक चरित्र निकला है। और तीसरा निकला है कि भैया जिम्मेदारी नहीं लेना। गलती होने पर दूसरों को मैं दोष देता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं पीता था, बताओ। वो घर के लोग बोलते थे भैया दिलीप तू अच्छा है इंसान है, लेकिन तेरी शराब बहुत बेकार है। लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता ही नहीं था। नहीं 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 नहीं, जो मेरी जो वजह है साला सब तुम्हारी वजह से मैं पीता था। क्यों? कि गलती होने पर दूसरों को मैं दोष देता हूँ, खुद को दोष नहीं देता हूँ। ये तीसरा डिफेक्ट निकला मेरा। चौथा निकला, मेरे अंदर में सब्र नहीं है। तुरंत सब कुछ चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं तमाशा करूंगा, ड्रामा करूंगा। इस प्रकार की मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट, ये ऐसी प्रवृत्ति बन गई है शराबखोरी में। और पांचवा निकला मेरा, दूसरों से उम्मीद। इसका मतलब दुनिया मेरे हिसाब से चले, लोग मुझे खुश करे, बताओ। दुनिया मेरी हिसाब से चले और लोग मुझे खुश करे, ये किस प्रकार की मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट और नेचुरल डिजायर। ये ऐसे 5 मुख्य लक्षण निकले 12/12 में जब मैंने पढ़ा। उसके बाद में 8 और लक्षण है। तो लेकिन ए में इस सब्जेक्ट को ऐसा क्यों बोला गया, किंग बेबी सिंड्रोम क्यों बोला गया? मैं अभी जीवन राय को सुना था, एक वर्कशॉप था, एक 6 महीने पहले की बात है। मैंने पूरा वो वर्कशॉप में मैं ही वहाँ पे चेयरमैनशिप कर रहा था, मतलब वो सेशन मैं ही ले रहा था। मैंने पूरा सुना था, लेकिन मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि 5वां कदम मेरा हिस्सा क्या है, मेरा पार्ट क्या है, ये मुझे देखना पड़ेगा। जैसा ही मैं चौथा कदम लेता हूँ, उसके बाद में सीधा 5वें कदम में आता हूँ। अब भैया वो नाटक खत्म हो गया, सिंगल डायमेंशन में जीने वाला, अपनी मर्जी की जिंदगी जीने वाला, अपने शर्तों पर जिंदगी जीने वाला, ये सब खत्म। अब मैं आता हूँ 3 डायमेंशन में, भगवान के सामने, स्वयं के सामने और अन्य व्यक्ति के सामने। तो फिर मेरा यहाँ पे घमंड, मेरा पार्ट मुझे नजर आता है, लोगों का पार्ट नहीं। मेरा हिस्सा क्या है मुझे देखना पड़ेगा 5वें कदम में। फिर 12/12 सामने आती है। और एक्चुअली ए में इसे क्यों बोला जाता है कि भैया किंग बेबी सिंड्रोम? तो शराब छोड़ने के बाद कई लोग फिजिकली तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन इमोशनली वही जैसे 5 साल का राजा बच्चा जैसे रह जाते हैं। और ए में इसको इमोशनल सोब्राइटी की कमी कहा जाता है। हमारा एक चैप्टर है नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी, आप लोगों को मालूम है अच्छे से, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन जैसे 5 साल का राजा बच्चा होता है, वैसी मेरी इमोशनल सोब्राइटी और कमी कहा जाता है इमोशनल सोब्राइटी में। अब मुझे देखना पड़ता है कि भाई बिल साहब का इसके बारे में क्या निकष है। तो बिल साहब बोलते हैं कि भाई पुराने ए के मेंबर इस शब्द का इस्तेमाल किया, क्यों किया? कि नशा करते समय हम दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। ये बिल साहब के शब्द है। हम बिल साहब के शब्द है कि हम पुराने ए मेंबर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि नशा करते समय इस दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। नशा छूटने के बाद भी वो आदत नहीं जाती है। मतलब पुराने तरीके, जो बिल साहब पेज नंबर 58 में बिग बुक में लिखते हैं कि भाई मैं भीख मांग रहा हूँ, पुराने तरीके छोड़ो, पुरानी धारणा छोड़ो। उन्होंने वो शब्द का यूज किया है, उनके शब्द है। बेसिक इंस्टिंक्ट और नेचुरल डिजायर के बाद में वो लिखते हैं कि भैया परसेप्शन और प्रेजुडाइज, ये बिग बुक में, इंग्लिश बिग बुक में शब्द है, बिल साहब के शब्द है ये। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, और प्रेजुडाइज का मतलब होता है पूरा धारणा, पूर्व धारणा। मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा, मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। और डॉक्टर कार्लजंग ने उसके आगे जाके लिखा है, आप लोगों को मालूम है लिटरेचर में कार्लजंग बोलते हैं कि भैया ओल्ड आइडियाज, ओल्ड थ्योरी, ओल्ड एटीट्यूड, ओल्ड फीलिंग्स, ये मुझे खिड़की के बाहर फेंकना पड़ेगा। मैं खिड़की के बाहर फेंकना नहीं चाहता। पुराने तौर तरीके, पुराने सिद्धांत, पुरानी आइडिया, पुराने विचार मुझे खिड़की के बाहर फेंकना पड़ेगा भाई।
और बिल साहब वहां पे तो बिल्कुल घुटने टेक दिए बिग बुक पेज नंबर 58 में कि भाई पुरानी धारणा छोड़ो। मैं हाथ फैला रहा हूँ तुम्हारे सामने, जब तक पुरानी धारणा पकड़ के रखोगे मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। मेरी रिकवरी में सबसे बड़ी बाधा है, कठिनाई है, बहुत बड़ी कठिनाई है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि वो कौन सी कठिनाइयां है, 5वें चैप्टर में लिखा है हाउ इट वर्क्स में कि वो कौन सी कठिनाइयां है जो मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जा रही है, और वो कौन सी कठिनाइयां है जो भगवान की मर्जी करने से मुझे रोक रही है। ये आप लोगों को भी मालूम है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भैया मेरा हिस्सा क्या है। अब दिल साहब के जो शब्द है कि भाई पुराने ए मेंबर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि नशा करते समय हम दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। नशा छूटने के बाद भी वो आदत नहीं जाती। लोगों को कंट्रोल करना, लोगों के ऊपर में राज करना, लोगों को बेवकूफ समझना, ये जाता ही नहीं है। तो भैया इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने का एक ही उपाय है, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 10, माफी मांगना, माफ करना है। और उसके बाद में 10वें कदम में तुरंत छानबीन, तुरंत माफी है। और चौथा जो स्टेप है उसमें मैं मेरी गलती को मानना चालू कर देता हूँ, दूसरों की मदद करना चालू देता हूँ, सेवा करना चालू कर देता हूँ। तब कहीं मेरा बेबी सिंड्रोम कम होने लगता है। बेबी सिंड्रोम यानी मेरा घमंड, मेरा अहंकार, मेरा ईगो इसीलिए बोला गया है क्योंकि शरीर से बड़ा है व्यवहार। क्योंकि क्या होता है कि संक्षिप्त में अगर इसको मैं अगर बता सकूं तो शरीर से बड़ा लेकिन व्यवहार से जिद्दी बच्चा जो चाहता है दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमे, ये बच्चों की आदत रहती है। किंग बेबी क्या है? किंग बेबी यानी ईगो, कि शरीर से बड़ा लेकिन व्यवहार से जिद्दी बच्चा जो चाहता है दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमे। ये बात निकल के आ गई है 12/12 में, जब देखा मैंने चौथा और 5वां कदम। और ये चीजें घर में भी होती है। घर में कैसी होती है? रोजमर्रा की जिंदगी में पत्नी परिवार वाले बोले कि भाई आज खाना 8 बजे बनेगा, लेकिन किंग बेबी क्या बोलता है? मेरा घमंड, मुझे अभी भूख लगी है, अभी बनाओ, नहीं बना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा और बर्तन फेंका कर दूंगा मैं। बताओ, ये घर में भी लागू हो रहा है। मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरी मर्जी से चलना चाहिए, मैं उपकार कर रहा हूँ। बताओ, इस प्रकार की मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट है। फिर काम धंधे पे वैसा थे, बास बास ने अगर काम दिया है तो किंग बेबी मेरा वहां पे अलर्ट जागरूक हो जाता है। वो क्या बोलता है? ये काम मैं नहीं करूंगा, मेरे लेवल का ये काम नहीं है, मुझे प्रमोशन दो वरना मैं छोड़ दूंगा। मतलब क्या हो गया? जिम्मेदारी नहीं, और सिर्फ हक जता रहा हूं मैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं मैं। बॉस बोल रहा है उसने मुझे काम दिया है, लेकिन मेरा किंग बेबी क्या बोल रहा है कि भैया मैं काम नहीं करूंगा, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मुझे प्रमोशन दो वरना मैं छोड़ दूंगा। मतलब मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ और सिर्फ हक जता रहा हूँ। वैसे ही रिश्तेदारी में भी वही नाटक। रिश्तेदारी में क्या होता है कि भाई रिश्तों में दोस्त ने फोन नहीं उठाया, मेरा दिमाग 7वें आसमान, किंग बेबी मेरा वहां पे ईगो मेरा क्या बोलता है कि 20 बार कॉल करेगा, फिर कहेगा तुम बदल गए हो, तुम्हें मेरे दोस्त नहीं हो। मतलब देखो, इस प्रकार की मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट है, तुम बदल गए हो, तुम मेरे कॉल नहीं उठा सकते, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मतलब क्या हो गया इसका कि दुनिया मेरे हिसाब से चले, दुनिया मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं बोलूं वैसा दुनिया चले। ये मेरा किंग बेबी है। उसके बाद में रिकवरी में भी वही है। ट्रांसफर बोले मुझे कि भैया 90 दिन की 90 मीटिंग करो, लेकिन मेरा किंग बेबी क्या बोलता है? मुझे जरूरत नहीं, मैं अलग हूँ, मैं हफ्ते में एक बार जाकर भी ठीक ठाक रह सकता हूँ। ये मेरा किंग बेबी है। मेरा स्पॉन्सर बोल रहा है, ओल्ड टाइमर बोल रहे हैं, विजय भाई बोल रहे हैं, अरे भाई तू डेली मीटिंग करना बाबा। नहीं नहीं, मुझे मेरे ग्रुप की एक ही मीटिंग करना है, मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों को जरूरत है भैया। आप लोग ज्यादा पीड़ित हो, आप लोग ज्यादा बीमार हो, मैं इतना बीमार नहीं हूँ, मैं ज्यादा पीड़ित नहीं हूँ। लेकिन ये मेरा किंग बेबी बोलता है कि नहीं नहीं, मैं एक ही बार जाकर अपनी मीटिंग करूंगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर रिलैप्स हो जाने के बाद तो वो फिर क्या मैं बोलता हूँ, ये काम नहीं करता। रिलैक्स होने के बाद में मेरे पास में सवाल रहता है, अरे ये काम नहीं करता। मैं मेरी कमजोरी नहीं बता रहा हूँ कि मैं कहाँ कमजोर पड़ रहा हूँ। हाँ,
हाँ, वो नहीं, रिलैप्स होने के बाद में मैं बोलता हूँ भैया मेरा ये काम नहीं कर रहा, मतलब क्या है, नियम मेरे लिए नहीं है। नियम, कायदे, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, लॉ एंड ऑर्डर, के तत्व सिद्धांत मेरे लिए नहीं है भैया। नियम मेरे लिए नहीं है। ये है मेरा किंग बेबी। और इसके बाद में मैंने देखा चौथे कदम में कि क्या क्या चीजें बाहर आई है किंग बेबी। वो कौन से घमंड थे, वो कौन से लक्षण थे जो मेरे अंदर में आकर राज कर रहे हैं, सूक्ष्म तरीके से, सूक्ष्म तरीके से राज कर रहे हैं। तो मैंने पहला निकाला चौथे कदम में, तो दूसरों को जज करना। मैं गलत कोई हूं ही नहीं और मैं गलत करता ही नहीं, सारे लोग गलत है। ये पहला लक्षण निकला है। दूसरा लक्षण निकला है कि दूसरों को नीचा समझना। ये दूसरा मेरा डिफेक्ट का लक्षण निकला है चौथे कदम में किंग बेबी, कि दूसरों को नीचा समझना। मतलब लोग संस्कारिक है और मैं आध्यात्मिक हूँ, ये वाला भाव। लोग संस्कारिक हो सकते हैं लेकिन मैं तो भैया आध्यात्मिक हूँ। मैं पूरा प्योरली संत महात्मा परमात्मा की लाइन में हूँ, ये वाला भाव। तीसरा, ज्ञानी होने का प्रदर्शन। लोगों ने मुझे, मतलब क्या करता हूँ मैं, लोगों को इम्प्रेस करना मेरा काम है। लोग शास्त्रीय अनुभव चिपकाते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों को अच्छे अच्छे अनुभव देता हूँ कि भैया कैसा करना, मेरे हिसाब से करो। यानी ज्ञानी होने का भ्रम, ये प्रदर्शन करता हूँ मैं। लोगों को इम्प्रेस करना मेरा काम है, शास्त्रीय अनुभव चिपकाना मेरा काम है। और उसके बाद में चौथा निकल के आया गुरु ज्ञानी। गुरु ज्ञानी का मतलब मेरा मार्ग सच्चा है और बाकी सबके मार्ग झूठे हैं। ये है मेरा किंग बेबी, गुरु ज्ञानी। मेरा ही मार्ग सच्चा है और बाकी सभी के मार्ग झूठे हैं। पांचवा निकला मेरा सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यानी प्रशंसा की भूख। लोग आध्यात्मिक समझेंगे, पैर छुएंगे, सम्मान देंगे, इस प्रकार की मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट। ये प्रशंसा की भूख बड़ी खतरनाक चीज है। सेल्फ स्टीम बोला गया है उसको। लोग आध्यात्मिक समझेंगे, पैर छुएंगे, फोटो लगाएंगे, सम्मान देंगे, ये वाली भूख। छठवां निकला मेरा दिखावे की साधना। मतलब गले में माला पहना हूँ, कपड़े पूरे कड़क है, प्रेस किए हुए है, लोग मुझको देखेंगे और क्या करेंगे। एक उदाहरण बताता हूँ मेरा। ऊपर के जेब में सिगरेट का पैकेट और लाइटर, लेकिन खाली, और नीचे के जेब में बीड़ी का कट्टा और माचिस। इस प्रकार की मेरी प्रवृत्ति, इस प्रकार का मेरा भाव, ये सारी चीजें। ये छठवां। सातवां निकल के आया विनम्रता की कमी। मतलब ओड़ी हुई विनम्रता। अपनी गलती को कभी मानना ही नहीं है। सारी गलती लोगों की है और माफी तो मांगना बहुत दूर की बात है, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। विनम्रता, ओड़ी हुई विनम्रता, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, मैं माफी मांग ही नहीं सकता। अरे भाई मैं भी तो गलत हो सकता हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट और नेचुरल डिजायर। और आठवां निकला है अनुभव चिपकाना। मतलब एक छोटा सा अनुभव हो तो उसको खुद को सिद्ध करना, यानी पहुंचा हुआ, अपने आप को सिद्ध करना, पहुंचा हुआ मानना, बाकी लोगों को इम्प्रेस करना। इस प्रकार के ये मेरे किंग बेबी है। इतने सारे डिफेक्ट निकले लेकिन मैं अपने आप को मानता ही नहीं हूँ। लेकिन डरने की बात नहीं है। ये मसला ऐसा है, इससे निकाला जा सकता है, निकल सकता हूँ मैं। इसके लिए मुझे, मेरे को मेरे बेसिक इंस्टिंक्ट यानी 12/12 में जाना पड़ेगा। 12/12 में मैं जाता हूँ तो मुझे वहां पे सोल्यूशन मिलता है। पहला सोल्यूशन दिया है 12/12 में कि भाई मुझे किंग बेबी से निजात पाना है या उससे मेरे को सोल्यूशन निकालना है, तो मुझे करना क्या है। तो बचने के उपाय तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफेंडर नंबर 1 बोला गया है ईगो। ये मेरे लिए नंबर 1 का ऑफेंडर है। ऑफेंडर यानी गुनेगार, शत्रु। इसने बहुत खतरनाक तरीके से मुझे तबाही किया है। जैसे खुन्नस ने शराब से ज्यादा तबाही किया है। हमारे बिग बुक में लिखा है इसने तो साला शराब से ज्यादा तबाही मचाई है खुन्नस ने, तो इसने भी कम नहीं किया घमंड ने, क्योंकि ईगो डिप्लेशन का मामला है। क्योंकि 12 के 12 कदम मुझे घमंड को तोड़ना चालू कर देते हैं। तो इसको बोला गया है कि ऑफेंडर नंबर 1। लेकिन ये जितने भी डिफेक्ट निकले किंग बेबी के, तो उसमें
हम लोग अगर 12/12 में जाते हैं तो हमको वहाँ पे बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन मिलता है। उससे बचने के उपाय भी बताते हैं। भैया सेवा भाव करना है मुझे। सेवा भाव करने का मतलब क्या है कि मैं किसी को 12/12 अपना क्या बोलते हैं उसको कैरिंग द मैसेज कर सकता हूँ। 10 भाव भी बोलते हैं उसको। हमेशा मुझे याद रहना चाहिए कि मुझे जो सोब्राइटी मिली है ये एक प्रकार का प्रसाद है, ये मेरी कोई कमाई नहीं है। 12वां कदम सेवा भाव का मतलब, 10 भाव का मतलब कि भाई मुझे जो शराब से जो दूरी मिली है ये एक प्रकार का प्रसाद है और ये मेरी कोई कमाई नहीं है। 12वां कदम बोलता है कि सोब्राइटी इज नॉट अवर ओन, इट्स रेंटेड एंड इट्स ड्यू एवरीवन। शराब की जो दूरी मिली है वो रेंटल है, यानी किराए से मिली है और मुझे इंश्योरेंस में सफर अल्कोहलिक को देना पड़ेगा, मतलब मदद करना पड़ेगा। उसके बाद में संगति यानी फेलोशिप। मुझे फेलोशिप में ऐसे लोगों के साथ में रहना है कि जो मुझे आईना दिखाए, ना कि मेरी प्रशंसा करे, ना कि मेरी प्रशंसा करे। ऐसे लोगों के साथ में मुझे रहना पड़ेगा। संगति मुझे अच्छे से चूज करना पड़ेगा और मुझे उन लोगों के साथ में निरंतर रहना पड़ेगा कि जो मेरे डिफेक्ट निकालते हैं या मुझे मेरा आईना दिखाते हैं। और उसके बाद में आत्म परीक्षण करना पड़ेगा। रोज मुझे इन्वेंट्री लेना पड़ेगा कि भैया आज मैंने किसी के बीच में आके अपनी टांग तो नहीं डाल दिया या कोई गलत काम तो नहीं किया। मुझे इसकी इन्वेंट्री लेना पड़ेगा, निरंतर लेना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे प्रभु, मुझे घमंड से बचाना है तो मुझे हमेशा याद रखना पड़ेगा। प्रभान से मुझे कामना करना पड़ेगा, प्रभान से मुझे हाथ जोड़ना पड़ेगा कि हे प्रभु, मुझे झूठे घमंड से बचना है, यह मुझे हमेशा याद रखना पड़ेगा। नहीं तो मेरा ईगो डिप्लेशन या जो किंग बेबी वाला मामला है वो कब 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 वो खड़ा होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं इसमें अगर निजात पाना है मुझे, क्योंकि ये इतने सारे डिफेक्ट निकले जो मैंने बताया आपको, चौथे स्टेप में निकले और 12/12 में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि भाई जो मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट है और नेचुरल डिजायर क्या है, इसके बारे में जब मैंने सविस्तर पढ़ा 12/12 में, तब मुझे उसके अंदर में जाके तब मालूम पड़ता है कि भैया मैं आम लोगों के समान क्यों नहीं हूँ। लोगों को गुस्सा कम आता है। मेरे घर में 2 भाई पी रहे लेकिन उसको गुस्सा कम कम आता है। उनका उनका गुस्से का ढंग अलग है, मेरा गुस्से का ढंग बहुत अलग है। तो यहाँ मुझे क्या है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा। जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा या मेरी चलेगी वाला जो भाव है, तो कम से कम 10 सेकंड या 10 मिनट में रुकता हूँ और बोलने से पहले मुझे क्या बोलना है ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ कहीं कोई हर्ट तो नहीं हो रहा है। ये मेरा ईगो बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं मैं, ये मेरा ईगो बोलता है बार बार। और दूसरी की बारी ये देना है, जैसे मैं भाई मीटिंग में, घर में, ऑफिस में, तो मुझे पहले दूसरे को सुनना पड़ेगा। मैं ही सही, ये वाली जो बात है उसके जगह में शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये बोलना मेरे को जरूरी है। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले था कि मैं ही सही हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन वो भाव निकल कर जब मैं 12 कदम की प्रैक्टिस करता हूँ तो वो भाव निकल जाता है फिर कि मैं ही सही हूँ, मतलब नार्सिसिस्टिक माइंड, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो यहाँ निरंतर मीटिंग करते रहता हूँ, तो वो फिर घर में रहे, ऑफिस में रहे या ए में रहे, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई शायद मेरी भी गलती हो सकती है। और आगे में और 2-3 पॉइंट मैंने लिखा कि भाई सेवा करना है मुझे, सबसे बड़ा इलाज। किसी नए मेंबर को चाय पिलाना है या मीटिंग में जाके रूम को साफ करना है, किसी की मदद करना है। जब हम लोग देना शुरू कर देते हैं तो राजा वाला जो भाव है अपने आप कम हो जाता है। राजा यानी किंग बेबी सिंड्रोम वाला। हम लोग किसी को देना जब शुरू कर देते हैं, यानी वहां पे सेक्रीफाइस की बात आती है, वहां पे सेल्फलेस हो जाता है आदमी, निस्वार्थ बनने की लाइन में मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो एक सेवा भाव होता है कि भाई सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। उसके बाद में मेरे अंदर में ऐसा ग्रोथ इमोशनली मैं हो जाता हूँ कि भाई उम्र के साथ साथ दिमाग और दिल को भी बड़ा करो, क्योंकि ग्रो करना पड़ेगा इमोशनली। मैं इमोशनली भी बीमार हूँ, तो मुझे मेरे दिल को और मेरे दिमाग को भी बड़ा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, स्पॉन्सर के साथ में रहना पड़ेगा निरंतर। इन लोगों के साथ में अगर मैं रहता हूँ तो एक मानसिकता में बदलाव आ जाता है। ऐसी मानसिकता बन जाती है कि वो फिर मैं, मेरा, मुझे वाला रहता नहीं है और मैं पेशेंस आता है मेरे अंदर में। मैं
शांति की तरफ में बढ़ने लगता हूँ, क्योंकि कदम के बगैर घमंड टूटना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि लिटरेचर में लिखा है कि अगर मैं मेरे बलबूते पे 12 कदम की प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं बगैर नक्शे से जंगल में भटक रहा हूँ। मैं थोड़ा पढ़ते रहता हूँ लिटरेचर, तो बोला बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी है। मैं स्वयं खुद के बदौलत 12 कदम ले रहा हूँ बगैर स्पॉन्सर के, तो मैं बगैर नक्शे से, नक्शा यानी मैप, लोकेशन, बगैर नक्शे से मैं जंगल में भटक रहा हूँ। इतनी बड़ी बात लिखी है, इसलिए मुझे मजबूरी से ही, मुझे अगर प्रोग्राम को गहराई से समझना है, इस प्रोग्राम के तहे दिल तक मुझे जाना है, और मुझे अभी मैं एक एनिवर्सरी में गया था गए महीने में, वहाँ के एक मुंबई के एक नागपुर में ट्रांसफर होकर एक पुलिस ऑफिसर आए थे। उन्होंने बताया कि बोले लॉकडाउन में जितने लोग नहीं मरे बोले महाराष्ट्र में ड्रंक एंड ड्राइव में, उससे 3 गुना लोग मर गए बोले। मैं मुंबई में था बोले उस समय, वो जिस डिपार्टमेंट में था बोले, वहाँ सारे फिगर आते थे बोले। यानी मुझे ये समझना है कि भैया मैं, सोबराइटी इज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल। केवल और केवल शराब की दूरी पर्याप्त नहीं है। और बिल साहब ने भी लिखा है कि द अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर। केवल शराब से दूरी पर्याप्त नहीं है, तो मुझे डिटॉक्स करना पड़ेगा। डिटॉक्स करना पड़ेगा मुझे। वो कब होगा? जब मैं चौथा और 5वां कदम मेरे स्पॉन्सर के साथ में लूंगा, तब मैं ये बेबी किंग बेबी जो है ईगो, इससे मैं दूर हो सकता हूँ। लेकिन वो लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं बोलूंगा कि भैया मैं मेरे बल पे, मैं मेरे बूते पर 12 कदम की प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी जैसा कि लिटरेचर में लिखा है कि मैं बिना नक्शे से जंगल में भटक रहा हूँ। भटक रहा हूँ मतलब किसी ने मुझे घोड़े चराने के लिए दिए। मैंने एक उदाहरण सुना था गए साल, किसी ने मुझे घोड़े चराने के लिए दिए और मैं भटक जाने से वो घोड़े मेरे ऊपर चढ़ गए। अभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि घोड़े को भी ढो रहा हूँ और खुद को भी ढो रहा हूँ। इस प्रकार की परिस्थिति आ सकती है। इतने ए में आने के बाद में भी लोग रुकते क्यों नहीं है, टिकते क्यों नहीं है? ये इसमें ये ईगो जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है मुझे। जैसे खुन्नस ने मुझे, वो तो शराब से ज्यादा तबाही मचाई है बोलते हैं। मैंने पढ़ा हूँ, बिग बुक में लिखा है, शराब से भी ज्यादा तबाही मचाई जैसे खुन्नस ने, क्योंकि रिसेंटमेंट बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। उसने शराब से ज्यादा तबाही मचाई, लेकिन घमंड भी कम नहीं है। घमंड तो ऑफेंडर नंबर 1 बोला गया है। ये 7 डेडली चिन्ह में, 7 घातक पापे में ये नंबर 1 पे आता है। इससे भी कम तबाही नहीं मचाई है, इसने भी बहुत सारी तबाही मचाई है। क्योंकि बार बार जो शराब फूटना, बंद होना, चालू होना, ये क्या कारण था? ये ईगो था ना, दूसरा कोई बेसिक कारण नहीं था। ये मेन कारण था। लेकिन निरंतर प्रोग्राम प्रैक्टिस करने से, प्रोग्राम डिजाइन ऑफ लिविंग, ए वे ऑफ लाइफ बोला गया, केवल और केवल शराब से दूरी का मसला नहीं है। मुझे मालूम है 8 महीने हो गए थे, मेरी मिसेस मुझे मिलने के लिए आई थी, लेकिन उसके साथ में मेरा पैचअप नहीं हुआ था। तो वो सुन्नत जैसी की वैसी, घमंड जैसे का वैसा, क्रोध जैसे का वैसा, लालच जैसी की वैसी। तो मालूम पड़ा कि मैंने एक किताब पढ़ा, वहां पे मुझे आंसर मिल गया कि इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, वहां लिखा था कि वो किताब में कि भाई वो, इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में रत्ती भर भी सुधारना नहीं हो रही है, तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं नशा करके बैठा हूँ। टाइटल था ड्राई सोबर, सूखा शराबी, कोरडा मद्यपी। यानी कोई ही फर्क नहीं पड़ रहा है, तौर तरीके जैसे के वैसे कोबरा बन के बैठा हूँ, घर में और ग्रुप में भी और काम धंधे में भी। ये जो धारणा थी, ये धारणा मुझे निकालना पड़ेगा दिमाग से। खिड़की, वो डॉक्टर कार्ल जंग बोलते कि उसको खिड़की के बाहर फेंको भाई। पुरानी आइडिया, पुराने सिद्धांत, पुराने तौर तरीके, इसको खिड़की के बाहर फेंकना पड़ेगा। और बिग बुक में तो बिल साहब बहुत ही खतरनाक लेवल पर बोलते हैं कि भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, घुटने के बल पे ओल्ड प्रेजुडाइज और ओल्ड परसेप्शन, इसको मुझे फेंकना पड़ेगा पहले। अगर ये पकड़ कर रहता हूँ तो मेरे सोबराइटी के लिए बहुत ही कठिनाई कठिनाई की बात है ये। तो मैं इस प्रोग्राम को मुझे मेरी जिंदगी में लागू करना पड़ेगा, बताने से कम जीना पड़ेगा। प्रोग्राम जीने का है,
मैं ये प्रोग्राम अपने जिंदगी में अंमलबजावनी, मैंने मराठी बिग बुक पढ़ा था जिसमें वहां लिखा था अंमलबजावनी, यानी आत्मसात करना, यानी अपने जिंदगी में एप्लीकेबल करना पड़ेगा। क्योंकि बीर साहब ने क्लियर बोला है कि अल्कोहलिक साइंस का प्रोग्राम मतलब कोई सिद्धांत नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। अल्कोहलिक साइंस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिकता कोई सिद्धांत नहीं है या परिकल्पना नहीं है, इसको जीना पड़ेगा, इसको जीना पड़ेगा। आपको मालूम है सभी लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में काफी नॉलेज है। एक बात बताऊंगा मैं, बिल साहब ने उसके आगे बोला है कि भाई हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज, आध्यात्मिकता का सर्वोच्च रूप बीइंग ए ह्यूमन बताया, इंसानियत, मानवता, मतलब दूसरा कदम इंसानिटी से निकलकर इंसानियत। मैं तो पागल इंसान था, बेहोश था, अनेस्थेसिया का इंजेक्शन लेने वाली मेरी मेंटेलिटी बन गई थी। जब देखो तब ब्लैकआउट स्टेज। तो दूसरे कदम में इंसानिटी की बात होती है, इंसानिटी से यानी पागलपन से निकलकर इंसानियत। तो बिल साहब बोलते कि भैया सर्वोच्च फॉर्म, फॉर्म यानी स्वरूप, सर्वोच्च रूप, आध्यात्मिकता का सर्वोच्च रूप बीइंग ए ह्यूमन, इंसानियत, मानवीयता, यही खत्म हो गई थी। क्या मानवीयता खत्म हो गई थी, इंसानियत खत्म हो गई थी, पागल हो चुका था मैं। लेकिन दूसरे कदम में मैंने स्टार्टिंग में बोला, बगैर मेरी सैनिटी रिस्टोर हुए बगैर मेरा ऑब्सेशन लेफ्ट नहीं होगा। तो मेरी वहां से जर्नी चालू हो जाती है। और फिर तीसरा कदम, चौथा कदम, और जैसे कि पहला जो चैप्टर है हमारा बिग बुक में, थोड़ा टाइम में करके बता देता हूँ, 10 मिनट तो है। पहला चैप्टर है बिल की कहानी, अब सॉरी डॉक्टर्स ओपिनियन। डॉक्टर्स ओपिनियन ने क्लियर कर दिया कि भैया एलर्जी है, मामला खत्म। 15% में आया हूँ, वहां घमंड तोड़ तू अपना भाई दिलीप भाई, पहले तू फुर्सत में अपना घमंड तोड़। बिल साहब अपना डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ बता रहे कि भाई एलर्जी है, 20 साल का तगड़ा अनुभव है, दुनिया के नामी साइकेट्रिस्ट। बिल साहब का इलाज उन्होंने किया है। बिल साहब का इलाज करने के बाद में 20 साल सफर और अल्कोहलिक के ऊपर में काम किया है। अपना घमंड तोड़ भाई तो अभी यहाँ पे कि एलर्जी है, यहाँ पे मुझे आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरा चैप्टर है बिल की कहानी। बिल की कहानी में क्लियर बोला है बिल साहब ने कि भैया मैं मेरे दम पे, मेरी इच्छा पे शराब से दूरी प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे उच्च शक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा। तीसरा चैप्टर मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, वहाँ पे जेम्स एंड प्रेस्ट की स्टोरी है। वहां बताया गया कि भैया 25 साल के बाद में शराब हाथ में आ गई और बाद में निपट गया। मतलब क्या हो गया, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी। ये तीसरे चैप्टर में बताया गया, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। चौथा चैप्टर में बताया गया कोई इग्नोस्टिक, हम अज्ञेयवादी है। भाई जो भगवान को मानने वाले वो भी आ सकते हैं, जो भगवान को नहीं मानने वाले वो भी आ सकते हैं ये में, लेकिन खुद को भगवान नहीं समझना है। मैं अपने आप को भगवान समझ रहा था, अरे हट कौन जाएगा इधर में। तो चौथे चैप्टर में बताया कि वो कौन सी कठिनाइयां है जो मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जा रही है, और वो कौन सी कठिनाइयां है जो मुझे भगवान की मर्जी करने से रोक रही है। और हमारे तीसरे कदम की प्रार्थना है कि भगवान मेरी कठिनाइयों को हर ले। कठिनाइयां कौन सी है, यही है डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, स्वभाव दोष। और पांचवा चैप्टर है हाउ इट वर्क, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मेरी बेसिक इंस्टिंग, नेचुरल डिजायर और मेरा कैरेक्टर का कंप्लीट पैकेज, कि मैं इस प्रकार की मेरी प्रवृत्ति क्यों बनी, मैं इस प्रकार की महत्वाकांक्षा में क्यों जी रहा था, और मेरा कैरेक्टर ऐसा क्यों बना था। हाउ इट वर्क, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर पांचवा। छठवा चैप्टर इनटू एक्शन। अब ये सारी चीजें जब मालूम पड़ी तो मुझे अभी भैया एक्शन करना पड़ेगा। बिल साहब ने लिखा है कि फेथ विदाउट वर्क इज डेड, द फेथ विदाउट वर्क इज डेड, देन विलिंगनेस विदाउट एक्शन इज फैंटेसी। मेरे अंदर में कितना भी इच्छा है, अगर कोई काम कर रहा हूं मैं, लेकिन वो काम के प्रति श्रद्धा नहीं और विश्वास नहीं है तो डेड है। और उसके आगे जाके बोला है कि विलिंगनेस विदाउट एक्शन इज फैंटेसी। मेरे अंदर में कितनी भी इच्छा रहेंगी, लेकिन अगर मैं एक्शन नहीं करता हूं तो कल्पना विलास में जी रहा हूँ। इनटू एक्शन छठवां चैप्टर। और सातवां चैप्टर अन्य लोगों के साथ में काम करना, वर्किंग विथ अदर, 12वां कदम। तो ये सारी जो चीजें मैं देख रहा था कि पूरी की पूरी चीजें मुझे एक अच्छी लाइनअप करता है। एक मैं भटका हुआ इंसान हूँ, मैं मुख्य रास्ते से भटका हुआ इंसान हूँ, मेरी मानसिकता भटकी हुई है, लेकिन जैसे मैं स्टेप लेने के बाद में
बिग बुक हमारा बेसिक टेक्स्ट बुक सामने रखता हूँ, 12x12 सामने रखता हूँ, और स्पॉन्सर के माध्यम से अपनी जिंदगी में ये प्रोग्राम जब मैं लागू करना चाहता हूँ, तो अभी जैसे विजय भाई ने बताया, आखिरी का वादा बहुत ही सुंदर वादा है कि जो मैं मेरे लिए नहीं कर पाया वो भगवान ने करवा दिया। तो कभी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि चौथे कदम से लेकर तो 9वें कदम तक मैं जब चलता हूँ तो मुझे 12 के 12 वादे मेरी जिंदगी में लागू हो जाते हैं। एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही अध्यात्म की लाइन, एक अलग ही मानसिकता, एक अलग ही विचारधारा बन जाती है। वो सेल्फ विल से निकलता है आदमी और सीधा गॉड फील पे डिपेंड हो जाता है, क्योंकि मेरा नेचर था ना था लोगों को कंट्रोल करना। अभी वो काम ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं, कंट्रोल करने की क्या जरूरत है। सब लोग अपने हिसाब से सारी चीजें करते हैं, कोई मतलब नहीं इसको उसको बताना समझाना। उपदेश देने का ये प्रोग्राम नहीं है। गुरु साहब ने क्लियर बोला कि भैया अल्कोहलिक का प्रोग्राम उपदेश, गाइडलाइन या कोई अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। भाई उसको केवल मदद करना मेरा काम है, उपदेश देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पैकेज है, क्योंकि ये मेरा जो ईगो जब तक फिनिश नहीं होगा, ईगो फिनिशेस एबिलिटी टू हियर द ट्रूथ, मतलब अहंकार सत्य सुनने की क्षमता खत्म कर देता है। और कुछ और भी चीजें मैं थोड़ा पढ़ते रहता हूँ, वहां पे लिखा है कि अहंकार एक मानसिक बीमारी है और जिसका इलाज कुदरत करता है। सही बात है, मेरे साथ में हुआ भाई। आप इतने सारे लोग बैठे हो, आपने अपने को नहीं लगाना है खुद को, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। ये मेरा कुदरत ने बहुत सही इलाज किया है इस अहंकार में। इसलिए बोला गया है कि अहंकार अकर ये मानसिक बीमारी है और इसका इलाज कुदरत करता है। मेरा इलाज किया भाई, मेरा बहुत ही तबियत से इलाज हुआ है। मैंने जैसे ब्रीफ में आपको जब भी मैंने स्टोरी बताया, इस प्रकार की मेरी अच्छे से मेरा किया है। मेरा इलाज बहुत अच्छे से किया है परमात्मा ने, बहुत ही खतरनाक। लेकिन असीम भगवान की कृपा, ए में आने के बाद में वो सारी चीजें नहीं है आज। वो किंग बेबी वाला जो ईगो वाला जो फैक्टर है, अब टेक मतलब कीप इट सिंपल प्रोग्राम मुझे बोलता है कीप इट सिंपल, अपनी लगाना ही नहीं है अभी। कोई जरूरत नहीं अननेसेसरी खुन्नस पालना, रिसेंटमेंट पालना, नाराजगी करना, गुस्सा करना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बिना डर के काम होता है, फियरलेस करके। मुझे केवल खोज करना पड़ेगा। चौथे स्टेप में अगर मैं जाता हूँ तो मैं खोजबीन करना चालू कर देता हूँ। जब मेरी खोजबीन चालू हो जाती है तब लगता है कि यार दारू तो ये तो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। ये दारू, भाई अपनी समस्या समझ रहा था, सबसे बड़ी समस्या दारू। लेकिन निरंतर इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते रहने से, आप लोगों को निरंतर सुनते रहने से, आप लोगों के साथ में डिस्कशन करते रहने से, शराब ये मेरा मसला नहीं है। आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई शराब ये मेरा मसला ही नहीं है, मेरा मसला है शराबियत। आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स, आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी। मेरा मसला शराब नहीं है, मेरा मसला है शराबियत। शराबियत का मतलब मेरे स्वभाव दोष, मेरे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, इसने मुझे ज्यादा तबाही कर दिया, शराब से कहीं ज्यादा। ये 7 डेडली सिन है, इन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा मार मारी है, बहुत ज्यादा मार मारी है। इसलिए शराब ये मेरा मसला नहीं है। ये कहाँ से आया, डर कहाँ से आ गया, खुन्नस कहाँ से आ गई, लस्ट कहाँ से आ गई थी, पता ही नहीं। इसका तो दूर दूर तक का संबंध नहीं था। ये आए कहाँ से, ये खत पानी दिया शराब में, और खत पानी देने के बाद में मैं अपनी मनमानी, अपनी सिंगल डायमेंशन की जिंदगी, अपनी शर्तों पर जिंदगी और अपनी मर्जी की जिंदगी जीने वाला इंसान था मैं। मतलब कंप्लीट पैकेज, किंग सिंड्रोम वाला काम, किंग बेबी सिंड्रोम, कंप्लीटली इगोइस्टिक, किसी की सुनना नहीं, अपनी कभी तो मानना ही नहीं, खुद को कभी झांकना नहीं, जुड़ाव कभी महसूस नहीं करना, किसी की बारे में हमेशा गलत ही सोचना, पूरा मतलब ईर्ष्या से भरा हुआ, लोभ से भरा हुआ, गर्व से भरा हुआ। ये सारी चीजें मेरे अंदर में थी। राग था, वासना थी, ग्लटनी थी, ये सारी चीजें जैसी की वैसी आलस्य था। ये सारी चीजें जो पैकेज मिला 7 डेडली सिन में। और जब मैं चौथे और 5वें स्टेप पर, जब हमारा बेसिक टेक्स्ट बुक, बिग बुक और 12x12, इसको जब मैंने देखा, खंगाला, समझा, अनुभव सुना आप लोगों के, तब रियलाइजेशन हो गया कि भैया मसला मेरा शराब नहीं है, मेरा मसला कुछ और है।
कुछ और का मतलब ये है मेरा डिफेक्ट, ये है मेरे स्वभाव दोष। और ये चीजें मुझे शराब से ज्यादा मार मारी है, ज्यादा तबाही कर दी है इन्होंने। तो ईगो डिफ्लेशन की बात होती है, हमारे 12 कदम है, ये ईगो को डिफ्लेशन करते हैं, घमंड को नम और कम करते हैं। पूरी तरह तो जाने वाली नहीं है 100%, मैं कभी हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उतना नहीं है कि हर मसले में रिएक्शन देना, हर मसले में आर्गुमेंट करना, हर मसले में रिटेलिएशन की मेंटेलिटी मेरी आज वो सब चीजें नहीं है। तो जो सब कुछ जो मैंने ब्रीफ में आपको मेरी स्टोरी बताया था, परिवार वापस आ गया, बच्चे वापस आ गए, लड़की 10वीं 12वीं मेरिट है, अभी लड़का गए साल मेरिट आ गया। तो ओवरऑल पैसा सब कुछ नहीं है, एक लाइफस्टाइल चेंज करने का माध्यम है। लेकिन जो आत्म शांति, मन शांति और चित्त शांति की जो बात करता है अल्कोहलिक एनोनिमस, ये जीने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभाव में भी जिंदगी जी जा सकती है, लेकिन आज मेरी प्रायोरिटी जो है वो है मेरी सोबराइटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मेरे लिए सोबराइटी है। तो दोस्तों 1 मिनट रह गया है, ये इस विषय पर जो मेरे अनुभव थे, जो कुछ आप लोगों से सुना, पढ़ा, समझा, इसके ऊपर में मैंने मेरे अनुभव साझा किया। फिर से एक बार पायनियर ग्रुप के सभी वॉलंटियर को सभी लोगों को मैं बहुत बहुत इतनी बेहतरीन से बेहतरीन मीटिंग करवाने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत ही लिटरेचर बेस्ड होते रहते हैं, मैं कभी कभी जुड़ता हूँ, बीच बीच में आते रहता हूँ, और हमेशा लिटरेचर बेस्ड ये बेहतरीन से बेहतरीन मीटिंग करवाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे अपने अनुभव साझा करने के लिए मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।